नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर जो फैक्ट बन सकते हैं, जो की पॉइंट बन सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 2023 में G20 का नया सदस्य बना? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अफ्रीकी संघ, नाटो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी संघ। जी हाँ, अफ्रीकी संघ ये 21वां सदस्य देश बना है। किसका? G20 का। ठीक है, पहले G20 में 20 देश थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 21 देश हो गए। ठीक है, वर्ष 2023 में G20 में अफ्रीकी संघ को नया सदस्य बनाया गया, जिससे यह G20 का 21वां सदस्य बन गया। ठीक है, G20 क्या है? विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएस शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, भारत क्या था? 2023 में मेजबान कंट्री था। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र? इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और संरचना दोनों ग्रहों में काफी ज्यादा मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? धौलाधार पर्वतमाला, धौलागिरी, महेंद्रगिरी या नंदा देवी? ये दो ऑप्शन जो हमने लगा रखे हैं ऊपर में, ऑप्शन नंबर ए और बी, कंफ्यूजन के लिए, आपके दूर करने के लिए इसको हमने लगा रखा है। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों ही पर्वतमालाएं एक देश में नहीं है, अलग अलग देशों में है। ठीक है, तो यहाँ पूछा भी गया है कि कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है। तो इसमें जो आपका धौलागिरी है ना, ये ये भारत में स्थित नहीं है। तो धौलागिरी है कहाँ? धौलागिरी है नेपाल में। कहाँ है मेरे भाई? धौलागिरी नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, बाकी जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। अगर धौलाधार है पर्वतमाला की बात करें तो यह मध्य हिमालय की पर्वतमालाओं की एक श्रेणी है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम की छोर से शुरू करके डलहौजी के हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी छोर पर डलहौजी के पास से शुरू होती है। ठीक है, और धौलागिरी जो है पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, आपको बताई दी है जो है। महेंद्रगिरी की अगर बात करें तो महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपत जिले के पराला खेमेंडू में मौजूद है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या लद्दाख? इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दिल्ली की जो जनसंख्या है और जो जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली के बाद जनसंख्या घनत्व के मामले में चंडीगढ़ और पुडुचेरी का नंबर आता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? नहीं, पारित किया, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है, अच्छा ये एडमिशन कहाँ हुआ था? ये एडमिशन 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था। इसको लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है, ऐतिहासिक अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर की जोड़ी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ओर से ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है पैरा ओलंपिक।
पेरिस 2024 पैरालंपिक। ठीक है, इसके समापन समारोह में कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है? मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन या मुर्गी पालन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रेशम उत्पादन को जो है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। मछली पालन क्या कहते हैं? मछली पालन को मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग, मैरीकल्चर या पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कई नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, जो भी नाम दे आपको टिक करके आना है। ठीक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड या भारत? पहले ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन अधिक लागत की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वर्तमान समय में कौन करेगा? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। ठीक है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने के विक्टोरिया राज्य ने बढ़ती लागत के कारण खेलों से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है। अच्छा, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेल शामिल हैं? 10 खेलों को शामिल किया गया है। बहुत सारे खेलों को बाहर निकाल दिया गया है। इसमें जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, ट्रायथलॉन है। इन सारे खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2011, 2012, 2013 या 2014? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2014। जी हाँ, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका सिंबल क्या है? शेर है, आप तो जानते ही होंगे ना। देखिए, निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अनुप्रयोगों के वैश्विक केंद्र रूप में बदला जा सके। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्य देख सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने, 6 मंथ। 6 मंथ। ठीक है। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों, तो कौन देखेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, हटा दिया जाए या मृत्यु के कारण कोई रिक्ति हो जाए, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे ज्यादा बार बिहार का मुख्यमंत्री बना? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर या तेज प्रताप यादव? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नाम जो है, अच्छा, नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। 9वीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है। नीतीश कुमार पहली दफा 2000 में 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ उन्होंने सबसे अधिक बार सीएम बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है। राजद के साथ गठबंधन समाप्त करने के बाद उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर के नई सरकार बनाई। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, कभी भी आज तक जो है 9 बार मुख्यमंत्री जरूर बने हैं ये, लेकिन कभी भी ये अपने बहुमत के बल पर मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खगेन महंत का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से है? बिहू से, कजरी से, छऊ से या विदेशिया से है? खगेन महंत का संबंध जो है असम राज्य के महत्वपूर्ण लोक संगीत किससे? बिहू से है। ठीक है। बिहू, बिहू जो है क्या है? असम का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक संगीत है। ठीक। तो खगेन महंत असम के एक प्रसिद्ध लोक गायक थे। उन्होंने जिन्हें असमिया लोकगीतों, विशेष करके बिहू गीतों में उनके योगदान के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें बिहू के राजा के रूप में सम्मानित किया जाता था। असमिया संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें असम सरकार द्वारा सुधाखंड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू या विवेक जोशी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है।
आपने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, नए नियम के तहत ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि नए नियम के तहत किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई है, तो है ज्ञानेश कुमार। नए नियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला पैनल करता है। इस पैनल में कौन होंगे? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। ठीक है, 3 लोग होंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है क्या? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका या ब्राजील? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह तीसरी बार होगा जब लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1932 और 1984 में मेजबानी कर चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेल्जली? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? युमथांग वैली स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में जो है क्या है आपका? युमथांग वैली स्थित है। ठीक है, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घाटी है। ठीक है, और हिमालय, चारों तरफ से हिमालय पर्वत से घिरी हुई है और बेहद ही खूबसूरत घाटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाशमिति मतलब फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? मूल है, एम्पियर है, केल्विन है या कैंडेला है? जी हाँ, कैंडेला, सीडी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मोल किसका है? मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एक मोल का मतलब होता है 6.0221407 इंटू 10⁻23। इतने कण होते हैं। एम्पियर विद्युत कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह या धारा की दर को मापने की इकाई है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 साल। जी हाँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में मतलब ऐसा कोई भी काम हो जहाँ की बच्चों की हानि हो सकती है उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, गुजरात, बिल्कुल सही। गुजरात इसका क्या है? गुजरात इसका राइट आंसर है। गरबा गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाता है। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ शब्द से बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। गुजरात के कुछ और प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया रास है, गरबा रास आपको बताई दिए, रास नृत्य है, भवाई नृत्य है, हुडी नृत्य है, पधर नृत्य है, टिप्पाणी है, सिद्धि धमाल है। ये सब महत्वपूर्ण नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 50, 51, 52 या 49? अनुच्छेद 52। जी हाँ, आर्टिकल 52। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति से जुड़े जो प्रावधान है ना, वो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक दिया गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति को परिभाषित करता है। क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, वह देश का नेता होता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही सभी कार्यकारी फैसले किए जाते हैं।
अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति आमतौर पर 5 साल के लिए पद पर रहता है, मतलब कार्यकाल बताता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होती है, मतलब निर्वाचन बताता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति बनने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद में पारित विधेयकों के संबंध में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश एक तरह का अस्थायी कानून होता है। ठीक है भाई, चलिए आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हमने आपको कराया। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, बेल आइकन को, ठीक है, घंटी का जो बटन है उसको जरूर से दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।